हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। हमने पहली क्लास में WCS की ग्रुप 1 में लेवल 1 में जो एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले CITS के जो एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व उनके आंसर और क्वेश्चन बताए थे, उन्हें टिक किया था मैंने। और हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, स्क्रू जैक की पिच 1 mm है तो हैंडल की लंबाई 1 मीटर है तो यांत्रिक यांत्रिक तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन WCS के हैं, जो ये जो है CITS के एंट्रेंस एग्जाम या टेक्निकल में भी पूछे जाते हैं अधिकतर, चाहे रेलवे के टेक्निकल में हो या टेक्नीशियन में हो या फिर ITI में हो, ये सभी उसमें पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दिए गए चित्र में x का मान बताइए। दोस्तों, इसमें x का मान हमें बताना है। हमें टेन जो हमारा 10 45 का सूत्र है वो लगा करेंगे, और उसमें हम 10 45 के बराबर करेंगे। 10 45 का मान हमारा 1 होता है। और जो भी हमारा ये है, तो हमारा लंबटे आधार तो आपको पता ही होगा, लंबटे आधार। ठीक है दोस्तों, लंबटे आधार होता है। इससे 10 45 का हमने लगाया, 10 45 का मान हमारा 1 हो गया। और लंबटे लंब का हमारा जो है, लंब जो हमारा है वो 100 है। ठीक है, 100 है। और ये जो हमारा आधार हमें निकालना है, तो आधार हमें निकालना है, जिस वजह से अगर आधार निकालना है तो आधार हमारा हो गया, आधार हो गया हमारा 100। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, आधार हमारा 100 हो गया। ठीक है, अब आधार तो हमारा 100 हो गया, हमें निकालना है 10 60 का मान एक्स का। तो 10 60 का मान निकालना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो 10 60 का मान होता है लंबटे आधार। इसमें कहा कि एक्स का मान बताइए। इसमें 10 60 में हमें डी से बी तक की दूरी बतानी है। तो डी से बी तक की दूरी होगी हमारी 100 प्लस एक्स। ठीक है, तो हमारी इसमें डी तक की दूरी हो जाएगी 100 प्लस एक्स। तो हमारा 10 60 का मान तो होता है √3। ठीक है, √3 हो गया, और इसकी हो गई हमारी 100 प्लस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें 10 60 का मान हमारा √3 आ गया, और हमारे इसमें डी से बी तक की दूरी आई, हम दोनों दूरी जोड़ लेंगे, एक्स प्लस 100 आ गया। और नीचे आ गया हमारा ये आधार, तो हमने ए निकाला था, जो अब हमने आधार ए निकाला था 100। ठीक है, वो हमारा आ गया, नीचे आधार ए आ गया। इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। इसमें हम इधर को इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 100 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसे हम 100 को इधर ले आएंगे माइनस में, उधर हमारा एक्स बचा, इसमें से हम 100 कॉमन ले लेंगे। इसमें 100, अब इसमें से हमने 100 कॉमन ले लिया। अब हमारा √3 का मान होता है 1.732। तो हम इसमें अंडर का 3 का मान रख, हमने इसमें √3 का मान धर दिया 1.732। जब इसमें से हम एक घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 100 गुणा, ये बचेगा 0.73। ठीक है दोस्तों, जब हम 0.73 की इसमें गुणा करेंगे, 0.73, इसके पीछे भी कुछ संख्या है। इसका √3 का मान 1.732 होता है। जब हम इसमें 100 की इसमें गुणा कर देंगे 0.732 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो भी आंसर आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा 73.2। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन। देखो ये दोस्तों, इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 73.2, हमारा आंसर पहले हमने निकाल दिया था 73.2, तो इसका आंसर हो गया पहला। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, एक एक 200 किलोग्राम बिलोक धातु के टुकड़े पर 3 मीटर की ऊंचाई, तो इसमें न्यूटन बताना हमें। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 14,7,150 न्यूटन, दूसरा है 17,510 न्यूटन, तीसरा है 14,170 न्यूटन, और चौथा है 15,07,14 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 1, पहला का 1 आंसर हो जाएगा इसका भी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इनमें से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। यानी इनमें से कौन सा तीसरे न्यूटन गति के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। पृथ्वी से प्रक्षेपित रॉकेट, पहला ऑप्शन। दूसरा है, एक कार में यात्रा करने वाला यात्री ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाता है। तीसरा ऑप्शन है, फायर की जाने वाली गन। चौथा ऑप्शन है, एक दूसरे से टकराने वाली 2 कार।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। एक कार में यात्रा करने वाला यात्री ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाता है। जो आगे की ओर झुक जाता है वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन धातुओं में से कौन सा रैखिक थर्मल विस्तार का अधिकतम गुणांक है? तो रैखिक थर्मल विस्तार का जो अधिकतम गुणांक है वो है ऑप्शन पहला है लेड, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है पीतल, चौथा ऑप्शन है चांदी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा पहला लेड यानी सीसा, जिसे सीसा ही बोलते हैं। इंग्लिश में नाम है इसका लेड, हिंदी में इसका नाम है सीसा। ऑप्शन नंबर 4। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 6। फ्यूसिबिलिटी धातु के गुणों में से एक है, कौन से धातु का उच्चतम गलनांक निम्न होता है? दोस्तों में से इंग्लिश में पढ़ते हैं। फ्यूसिबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है, जो उच्चतम गलनांक बिंदु होता है वो कौन सा? टंगस्टन है, क्रोमियम है, वेनेडियम है, मोलिब्डेनम है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा टंगस्टन। जो टंगस्टन का गलनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 7। उछाल को के रूप में परिभाषित किया जाता है, उछाल में बोसी के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी बोसी इज डिफाइंड एज, जो उसे परिभाषित किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है। पहला ऑप्शन है बस शरीर द्वारा विस्थापित द्रव का वजन यानी वस्तु, या बहाव कतर, तीसरा ऑप्शन है कतरनी शरीर बल, चौथा ऑप्शन है नीचे की ओर बल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला बहाव बल। तो इसका आंसर हो जाएगा बहाव बल। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा धीमा, क्वेश्चन नंबर 8। धीमा संचालन और बारीक समायोजन के लिए किस प्रकार के स्क्रू माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है विशेषक स्क्रू, दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड स्क्रू, तीसरा ऑप्शन है हेक्स स्क्रू, चौथा ऑप्शन है ब्लेडेड स्क्रू। तो इसमें स्क्रू जो मांगे जाते हैं वो मांगे जाते हैं हमारे वो हैं विशेषक स्क्रू, जिसे डिफरेंशियल स्क्रू भी बोल देते हैं। ये ऑप्शन नंबर पहला है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, नहीं दिख रहा तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इसे देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढलान स्लोप ज्ञात करें। जो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढलान स्रोत है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला 1.5 है, ये 0.666667 है, तीसरा ऑप्शन -0.06667 है, चौथा ऑप्शन है -1.5। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का 1, पहला ऑप्शन 1.5। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि एक तांबे के सिलेंडर जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जिस उससे 8 मीटर लंबाई का एक समान मोटाई वाला तार खींचा जाता है, यानी 8 सेंटीमीटर की लंबाई है तार की और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, उसे 18 मीटर लंबाई का एक समान मोटाई वाला तार है तो तार खींचा जाता है। तब उसका वो पूछा है इन्होंने। ठीक है, लंबाई पूछी इसकी तो कितनी हो जाएगी, कितने सेंटीमीटर बढ़ जाएगा? तो इसका 1/15 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, तीसरा ऑप्शन 1.5 सेंटीमीटर है, चौथा ऑप्शन है 3.2 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा इसका। जो इसकी तार की लंबाई बढ़ेगी मोटाई के साथ वो बढ़ेगी 1 पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका 1/15 सेंटीमीटर खींचा जा सकता है इसका तार को। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन बार का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी साइन बार इज यूज टू मेश्योर। जो साइन बार का उपयोग किया जाता है वो किसे मापने के लिए किया जाता है? सटीक कोणीय मापन को, सरल कोणीय मापन को, स्टिक रैखिक मापन को, सटीक रैखिक मापन को, सतह खुरदरापन मापन को। ये है ऑप्शन है थे हमारे। इसका तो ऑप्शन आएगा पहला सटीक कोणीय मापन, यानी इसका आंसर हो जाएगा सटीक कोणीय मापन, पहला आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों सामान्य मूल्य ताप मिलते हैं? यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। CITS एंट्रेंस एग्जाम भी, ITI केम में भी और
हर WCS में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है ये कि फ़ारेनहाइट पर तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों समान समान मूल्यों को मापते हैं। ये एट what temperature both Fahrenheit and Celsius scale measures the same values। इनकी सेम वैल्यूज़ क्या है, तो इसकी वैल्यूज़ है -40। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है पहला। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है हमारा 13। कार्य क्षमता इफिशिएंसी का अनुपात, यानी इफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ, रेशियो पूछा है इसने, तो पहला पावर आउट एंड पावर इनपुट, दूसरा ऑप्शन है पावर इनपुट एंड पावर आउट, तीसरा ऑप्शन है पावर पावर अपॉन वर्क इनपुट, चौथा ऑप्शन है हीट अपॉन पावर इनपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 पर। अगर दिख नहीं रहा तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन, कमेंट में बता दीजिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहे हों तो। मैं अगली क्लास WCS की लगाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन थोड़े जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक तैरते हुए घटक को स्थिर संतुलन में होने के लिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होना चाहिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ये इसका यह है कि फेलो ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंट्री ऑफ द ग्रेविटी शुल्ड बी। इसमें पूछा एक तैरते हुए घटक को स्थिर संतुलन के होने के लिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन है बोसी के केंद्र के नीचे, दूसरा ऑप्शन है बोसी केंद्र के ऊपर, चौथा ऑप्शन है मेटा केंद्र के ऊपर, और इसमें चौथा ऑप्शन है बोसी के केंद्र के ऊपर, तीसरा ऑप्शन है मेटा केंद्र के ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा बोसी के केंद्र के नीचे। यानी अगर बोसी के केंद्र के नीचे होगा तो उसका तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोसी केंद्र के बिल्कुल संतुलन होगा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में लेके आऊँगा, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दोबारा देख लीजिए इसे। ये बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत मेहनत करके बनाई है मैंने। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए आप इसे दोबारा पढ़ लीजिए, और जो भी आपको क्वेश्चन डाउट में हो उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उससे क्वेश्चन को आपको कमेंट में ही बता दूंगा क्या है। और जो भी आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी हो टेक्निकल में बता दीजिए, WCS से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो। और आप, मैं तो ये कहना चाहूँगा आप पढ़ते रहिए इस चैनल के माध्यम से। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ये दूसरे बच्चों तक भी पहुंच पाए जो टेक्निकल में टीचर बनने का सपना देखते हैं। उनके पास उन्हें पता नहीं होता कि टेक्निकल में टीचर कैसे बनता। एक दिन को मैं इस पर पूरी बहुत लंबी कुछ वीडियो बनाऊंगा कि टेक्निकल में टीचर क्या प्रोसेस है, कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, और कैसे कहाँ क्या कॉलेज चॉइस करनी है हमें, जो हमारा कम नंबर पे, अगर हमारे कम नंबर तो हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट, और कौन सा हमें अगर किसी को प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट में कहाँ मिल जा सकते हैं, आप कहाँ किस कॉलेज में हॉस्टल हैं, सब जानकारी दे दूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।